नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ आपका आरिफ जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 से पहले के विद्रोह और 1857 के बाद के विद्रोह इनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इस क्षेत्र में नया आया हूं, मुझे आपके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखो यदि अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे कुछ सजेस्ट करके जाओ ताकि मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोहों की लिस्ट दी गई है और इन सभी विद्रोहों को मैंने एक एक करके विस्तार से इनकी चर्चा नीचे वीडियो में की है। ये मेरा थ्योरी बेस्ड वीडियो है और अगले वीडियो में हम एमसीक्यू कराएंगे आपको। इस वीडियो में थ्योरी कराएंगे, अगले वीडियो में एमसीक्यू कराएंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं 1857 से पहले के विद्रोह या 1857 के बाद के विद्रोह। यहाँ पर हम 1857 को एज ए लैंडमार्क या रेफरेंस की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? 1857 का रिवोल्ट आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, इसलिए इसको लैंडमार्क की तरह या रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करना स्वाभाविक सी बात है। जब भी कोई चीज बड़ी होती है उसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया ही जाता है। 1857 से पहले के विद्रोह हों या 1857 के बाद के विद्रोह हों, उनको निम्न कैटेगरियों में बांटा जा सकता है। पहला है सिविल अपराइजिंग यानी कि नागरिक विद्रोह, सिविल अपराइजिंग, और दूसरा है हमारा ट्राइबल रिवोल्ट यानी कि आदिवासी विद्रोह। तीसरा है पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन। चौथा है सिपाही म्यूटिनी यानी सैन्य विद्रोह। इन सारे विद्रोहों को एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत और जो भी हम विद्रोह पढ़ेंगे उसको मैप में आकर के लोकेट करेंगे। पहला विद्रोह है हमारा सन्यासी विद्रोह। ये 1770 से 1800 तक चला था। इसको हम फकीर विद्रोह भी बोलते हैं। ये आज के बंगाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और कुछ बिहार और झारखंड का क्षेत्र में हुआ था, लेकिन आपको बंगाल याद रखना है। यह विद्रोह 1770 से पहले भी चल रहा था, लेकिन छोटे फॉर्म में, क्योंकि अंग्रेजों ने सन्यासियों और फकीरों की भिक्षावृत्ति करने पर और भिक्षावृत्ति के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान या एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1770 से पहले भी ये विद्रोह कर रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा विद्रोह नहीं था। लेकिन 1770 में एक अकाल पड़ गया था बंगाल में 1770 में एक अकाल पड़ गया था। इससे छोटे जमींदार और किसानों द्वारा, टीनेंट्स द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया था। अब हम समझ लेते हैं अकाल क्या होता है। अकाल जब भी किसी क्षेत्र में ड्रॉट पड़ जाए, जब भी किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाए और सूखे की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाए, यानी कि क्रॉप यानी फसल डिस्ट्रॉय हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए और उसकी वजह से, फसल बर्बाद होने की वजह से भूखमरी जैसी कंडीशन पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाल। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण लीडर कौन से थे? मंजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। हम इस बात को भी जानेंगे कि इस विद्रोह का महत्व क्या है। इस विद्रोह पर एक किताब लिखी गई थी, आनंद मठ नाम का एक उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था। इस आनंद मठ में एक गीत मिलता है जिसको बोलते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो कि आज हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसी बुक से लिया गया है। जब यह रिवोल्ट चल रहा था बंगाल में, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 तक था। 1785 तक वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया था। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह के लीडर कौन थे? मंजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी का मेंशन जो है कहाँ पे मिलता है? आनंद मठ में। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और आनंद मठ में ही आपको मिलेगा वंदे मातरम का जिक्र। वंदे मातरम बोले तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये गीत आनंद मठ से लिया गया है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये पॉइंट याद रखने हैं। और उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये पॉइंट याद रखना। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल याद रखना।
बस यही पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला हमारा विद्रोह है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 में बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया था। ये एक सैन्य विद्रोह था। ये एक सैन्य विद्रोह था जो उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसा कहाँ है इसको हम मैप में देख लेते हैं चल के। ये है हमारा उड़ीसा। यहाँ पर पाइका रिविलियन हुआ था 1817 में। 1817 में पाइका रिविलियन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने किया था। अब हम समझ लेते हैं कि पाइका विद्रोह में ये पाइका कौन लोग थे। पाइक लोग या पाइका, ये लोग मिलिट्री सेवाएं दिया करते थे उड़ीसा के गजपति रूलर्स को। उड़ीसा में गजपति वंश के जो रूलर्स थे, शासक थे, उनको ये मिलिट्री सेवाएं दिया करते थे। युद्ध काल में ये मिलिट्री में काम करते थे, लेकिन जब युद्ध नहीं हुआ करता था तो ये इनको टैक्स फ्री भूमि दे दी जाती थी, कर रहित भूमि दे दी जाती थी। इससे उस पर ये लोग खेती किया करते थे। लेकिन 1803 में अंग्रेज उड़ीसा पर कब्जा कर लेते हैं। इससे इनकी टैक्स फ्री भूमियों पर कर देना पड़ रहा था इनको, और कर इतना ज्यादा था कि ये चुकाने में असमर्थ थे। और साथ ही साथ इनको अगर कोई क्रॉप फेल हो जाए तब भी टैक्स देना पड़ रहा था। और इनकी करेंसी सिस्टम में बदलाव कर दिए गए थे। करेंसी यहाँ पर चलती थी कौड़ी। ये जो उड़ीसा है हमारा, ये समुद्र से लगता क्षेत्र है। यहाँ पर कौड़ियाँ करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने कौड़ियों की वैल्यू नहीं समझी और कहने लगे हमें तो चांदी के सिक्कों में चाहिए। चांदी के सिक्कों में टैक्स मांग रहे थे। तो इसी बात को लेकर के ये विद्रोह हो गया था। आपको इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पाइका रिबिलियन कब हुआ था? 1817 में। लीडर कौन से थे? बख्शी जगबंधु थे। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और बस यही पॉइंट याद रखने हैं। बस यही 3 पॉइंट याद रखने हैं। और बहुत सारे हिस्टोरियंस को बोलते हैं ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है बहुत सारे हिस्टोरियन द्वारा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो 1857 से पहले बहुत बड़ा रिवोल्ट किया गया था पाइका जनजातियों द्वारा। अब हम चलते हैं दूसरे रिवोल्ट पर। अगला हमारा रिवोल्ट है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य को हम मैप में चल के देखते हैं। ये है हमारा असम। उन दिनों असम बहुत बड़ा हुआ करता था। यहाँ पर अहोम साम्राज्य के शासक रूल किया करते थे। असम में अहोम साम्राज्य के शासक रूल किया करते थे। लेकिन 1824 से 26 के बीच में एक एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। ये है हमारा बर्मा। एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने अहोम साम्राज्य के शासकों से कहा कि आप हमें अपनी जमीन को इस्तेमाल करने दो युद्ध में, और जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वैसे ही हम आपकी जमीन को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब ये युद्ध 1826 में समाप्त भी हो गया, लेकिन अंग्रेज इनकी जमीन को छोड़ के यानी असम को छोड़कर नहीं जा रहे थे। तो इसको लेकर के 1828 में एक अहोम साम्राज्य के राजकुमार थे गोमधर कुंवर ने इस विद्रोह को स्टार्ट कर दिया था। अहोम रिवोल्ट में आपको क्या क्या याद रखना है? असम राज्य से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर कौन सा राजवंश रूल करता था? तो अहोम वंश, अहोम राजवंश यहाँ पर शासन करता था। और ये कब हुआ था? 1828 में। इसको किसने स्टार्ट कर दिया था? गोमधर कुंवर ने। अगला विद्रोह है हमारा कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह 1824 ईस्वी में रानी चिन्नम्मा द्वारा स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक कहाँ है इसको हम मैप में दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर रानी चिन्नम्मा के सेनापति थे, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले तो ये हमारा कर्नाटक है, और कर्नाटक में आपका कित्तूर विद्रोह हुआ था, कित्तूर रिवोल्ट हुआ था। और यहाँ पर ये रिवोल्ट किसने किया था? रानी चिन्नम्मा ने। और इसको सपोर्ट किसने किया था? इनके सेनापति रंगप्पा या रन्ना। अगला हमारा विद्रोह है पोलिगार विद्रोह। पोलिगार विद्रोह आज के तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। ये है हमारा तमिलनाडु। तो पोलिगार रिवोल्ट तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पोलिगार एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो कि सैन्य सेवाएं दिया करती थी आसपास के राजाओं को सैन्य सेवाएं दिया करती थी, और बदले में उनसे भूमियां लेते थे और भूमियों पर खेती करवाते थे, और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों से जो है टैक्स भी कलेक्ट करते थे। सरदारों की तरह जीवन जी रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनकी इस पावर को छीनना चाहा।
इनकी मिलिट्री पावर को समाप्त करना चाहा और इनकी टैक्स लगाने की क्षमता को या टैक्स लगाने की जो पावर को वापस ले लिया। इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? ये वीरा पांड्या, कोट्टाबोम्मन, मुर्दुभाई पांड्यन और उमुथुरई, ये कोट्टाबोम्मन के भाई हैं। अगला विद्रोह है हमारा वघेरा विद्रोह। वघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में हुआ था और इसे वघेरा कम्युनिटी द्वारा चलाया गया था। ये गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। गुजरात राज्य को हम मैप में देखते हैं, ये हमारा गुजरात और यहाँ पर बड़ौदा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर गायकवाड़ लोग शासन करते थे, जो कि ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली थे, ठीक है। तो वघेरा जनजातियों को काफी समस्याएं आ रही थी, उनके टैक्स को लेकर के, उनको टैक्स जो कर देना पड़ता था भूमि पर, और इस तरह की कई समस्या आ रही थी। उसके चलते उन्होंने गायकवाड़ों के खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसे हम लोग वघेरा विद्रोह बोलते हैं। वघेरा विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण लीडर नहीं था, इसलिए इसका नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन आप कहाँ से ये आंदोलन हुआ था? गुजरात से, गुजरात के बड़ौदा वाले क्षेत्र में, इतना पॉइंट याद रखना है। अगला हमारा आंदोलन है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में चला था और इसको फाउंड किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल ने इस आंदोलन का फाउंडेशन रखी थी। इसका नाम नामधारी आंदोलन भी है, नामधारी आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। शुरू में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था सिख धर्म में सुधार करने के लिए। सिख धर्म में सुधार करने के लिए शुरू में कूका आंदोलन सिख धर्म में सुधार करने के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि युवाओं को नशाखोरी और मांसाहार से बचाना था। युवाओं को नशाखोरी और मांसाहार से बचाना था, विधवा पुनर्विवाह पर जोर देना था और चाइल्ड मैरिज को रोकना था। आगे चल करके 1857 के आसपास बाबा राम सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था और उसके बाद बाबा बालक सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था। कूका विद्रोह शुरू में हमने बताया कि सिख धर्म में सुधार करने के लिए था, लेकिन बाद में एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट क्यों बना था? एंटी ब्रिटिश मूवमेंट क्यों बना था इसके विषय में हम बात करें तो सिख साम्राज्य चला करता था, पंजाब में सिख साम्राज्य चला करता था और उस साम्राज्य में राजा रणजीत सिंह के विषय आपने पढ़ा होगा, तो उसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इसके चलते जो है ये विद्रोह हिंसक हो गया था और करीब 65 क्रांतिकारियों को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया था। तो आपको इस आंदोलन में क्या क्या याद रखना है? कूका आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में स्टार्ट हुआ था। पंजाब कहाँ है? ये हमारा है पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1840 से 1872 के बीच में। किसने स्टार्ट किया था? भगत जवाहर मल ने। बाद में इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया और बाबा बालक सिंह जी ने किया। क्यों किया गया था इसका फाउंडेशन? सिख धर्म में सुधार करने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कूका आंदोलन किस धर्म से रिलेटेड है, तो सिख धर्म से रिलेटेड है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन इसे सऊदी अरब में अब्दुल वहाब नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। अब्दुल वहाब नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। विलायत अली, इनायत अली और तीतू मीर जैसे लोगों ने भी इसका अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व किया था। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट बोले तो पुनरुत्थान, यानी इस्लाम को बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसी पर चलाना था। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और ये इनका जो सैन्य क्रियाएं हुआ करती थी ये नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र से ये लोग अपनी मिलिट्री की क्रियाएं किया करते थे। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करना है। दारुल हर्ब क्या होता है? यानी जो काफिरों की भूमि है उसको इस्लाम की भूमि में चेंज करना है। यानी काफिर जो लोग बोलते थे ईसाइयों को और सिखों को, जो कि नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। काफिरों की भूमि को इस्लाम की भूमि बदलना है। ये हमारा रहा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन ने 1857 की क्रांति में भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। इन्होंने जासूसी यानी सर्विलेंस हम कहें जासूसी की थी और कुछ मिलिट्री सेवाएं दी थी और फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। हथियारों को स्थान से दूसरे स्थान लोकेट करना प्लस हथियारों को प्रोवाइड करना,
ये सारे काम इनके द्वारा किए गए थे। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार। तो इस आंदोलन में हमें याद क्या क्या रखना है? सऊदी अरब में इसको किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल वहाब ने। भारत में किसने नेतृत्व किया? सैयद अहमद बरेलवी ने। और ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट नहीं था, यानी सुधारवादी आंदोलन नहीं था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। और मिलिट्री की क्रियाएं कहाँ चलती थी? नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करना था। ये नारा भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, ये हम महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने। अगला हमारा विद्रोह है रामोसी विद्रोह। 1822 से 1829 के बीच में हुआ था। ये महाराष्ट्र का जो सतारा है, पुणे है, इन क्षेत्रों में हुआ था। अब हम देख लेते हैं रामोसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये है हमारा महाराष्ट्र का सतारा और पुणे डिस्ट्रिक्ट दक्कन क्षेत्र में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह क्यों हुआ था, इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। रामोसी विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे के कुछ रीजन है जो आपको जानने जरूरी हैं। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें मराठा लोग हार गए थे और रामोसी समुदाय इन मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कई सेवाएं दे रहे थे, चाहे मिलिट्री की हो या सिविल फॉर्म में हो। तो ये लोग मराठा साम्राज्य के अंदर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ, वैसे ही ये लोग बेरोजगार हो गए, इनको जॉब से निकालना चालू कर दिया। और तब जाकर के इन लोगों ने अपना विद्रोह चालू कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह, उमाजी नायक और वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने एक संगठन बनाया था, इसको बोलते हैं रामोसी कृषक जत्था। रामोसी कृषक जत्था। रामोसी तो वो कम्युनिटी थी, कृषक बोले तो किसान, जत्था बोले तो सेना। रामोसी कृषक सेना बनाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आपको इस पॉइंट क्या क्या पॉइंट याद रखना है? आपको याद रखना रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 1829 में। कहाँ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा और पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इसको चित्तूर सिंह, उमाजी नायक और वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है नेतृत्व किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। ये पॉइंट याद रखना है। अगला एक महत्वपूर्ण विद्रोह है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र से रिलेटेड है। 1844 में हुआ था और ये भी वही कारण थे। ये लोग भी मराठा लोगों को सेवाएं दिया करते थे। लेकिन जैसे मराठा साम्राज्य समाप्त हुआ तो उनको नौकरी हटाना चालू कर दिया, जमीनें इनकी छीनना चालू कर दिया, कर वृद्धि कर दी और आर्थिक तंगी इनको आने लगी। इन्हीं समस्याओं की वजह से इन लोगों ने भी रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। क्रॉप फेल हो जाए तो कोई छूट भी नहीं दे रहे थे अंग्रेज लोग, इसलिए गडकरी विद्रोह स्टार्ट हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता कौन लोग थे? बाबाजी अहिरेकर और दादी रहीम पंडित। तो आपको इस आंदोलन में केवल इतना याद करना है, गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में। बस ये 2 पॉइंट याद कर लो, काफी है। वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 तक चला था और इसको स्टार्ट किया था त्रावणकोर राज्य ने। त्रावणकोर राज्य क्या था? ये वही त्रावणकोर राज्य है जो अंग्रेजों के साथ मिल करके टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध किया था। तो त्रावणकोर ने एक सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिश के साथ 1805 में। 1805 में इन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर के एक सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। तो इस अलायंस में क्या होता था, जो भारतीय शासक हुआ करते थे उन लोगों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे कि ब्रिटिश की सेना की टुकड़ी को अपने भूमि पर रखना होगा और अपने खर्चे पर रखना होगा और साथ ही और वे सेना ब्रिटिश के इशारे पर ही काम करेगी। दूसरी चीज थी, ब्रिटिश एजेंट कोर्ट में बैठेगा, राजा के कोर्ट में बैठेगा। और तीसरी चीज थी कि फॉरेन रिलेशन नहीं रख पाओगे, देसी रियासत जो है वो फॉरेन रिलेशन नहीं रख पाएगी किसी दूसरे राज्य के साथ, और रखना भी है तो पहले गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। बदले में ये क्या करेंगे, वो इसको सिक्योरिटी देंगे भारतीय राजाओं को, यानी कि भारतीय राजाओं को बदले में क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी पड़ोसी राज्य से। 1805 में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, लेकिन जल्द ही 1809 तक इनको समझ में आ गया कि ये बहुत खतरनाक हो गया है। तो इसके चलते उन्होंने वेलुथम्पी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर बोले तो दीवान थे इसके त्रावणकोर राज्य के, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही यहाँ के जो महाराजा थे उनने
अंग्रेजों के साथ मिलकर के वेलुथम्पी को गिरफ्तार करने की योजना बना ली और वेलुथम्पी ने भाग करके एक मंदिर में छिप गया और वहां पर खुद अपने प्राण दे दिए, यानी कि अपने कोई खंजर अपने आप को भोंक लिया। वेलुथम्पी विद्रोह में क्या क्या आपको जानना है, ये आज के केरल राज्य से रिलेटेड है। केरल राज्य यानी तमिलनाडु जो क्षेत्र है केरल में पड़ता था, और सब्सिडरी अलायंस साइन किया था 1805 में, और ये विद्रोह 1808 से 1809 में हुआ था। और वेलुथम्पी कौन थे, दीवान थे, दलवा इसको बोलते थे, दलवा बोले तो दीवान ही होता है, दीवान बोले तो प्राइम मिनिस्टर। ये है वेलुथम्पी। अगला हमारा विद्रोह है आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह को हम पढ़ेंगे, और जैसे कि हमने मैप का इस्तेमाल मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, तो मैप में लगातार हम देखते रहेंगे। पहला विद्रोह है हमारा संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन 1855 से 56 के बीच में चला था। 1855 से 56 के बीच में चला था। ये झारखंड और बंगाल वाले क्षेत्र में, खासतौर पर याद रखो झारखंड वाले क्षेत्र में। झारखंड कहाँ पर है, ये अपना झारखंड है, यहाँ पर संथाल रिबेलियन हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को हम संथाल हूल विद्रोह भी बोलते हैं। संथाल हूल, संथाल विद्रोह को हम संथाल हूल भी बोलते हैं। हूल का मतलब होता है विद्रोह। संथाल विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, संथाल हूल, जो हूल का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो ये कहाँ क्षेत्र में हुआ था, झारखंड वाले क्षेत्र में। इसको संथाल कम्युनिटी ने किया था। इसमें जो महत्वपूर्ण इनके लीडर्स थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव मुर्मू, ये चारों मुर्मू भाई चारों तबाही थे। इन चारों लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये सिद्धू और कानू का नाम बहुत ज्यादा आता है। इन लोगों ने एक भोगन डीस सभा बुलाई थी 30 जून 1855 को, एक भोगन डीस सभा बुलाई थी। उस सभा में क्या है कि करीब 10,000 से 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे, और 10,000 से 50,000 लोग इकट्ठा हुए, और उसी से उन्होंने क्रांति की घोषणा कर दी थी। और इस विद्रोह में हम बात करें तो 15,000 से ज्यादा संथाल लोग मारे गए थे, और नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी। इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, 1855 में एक संथाल परगना बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा क्या बनाया गया, संथाल परगना। परगना क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हो। संथाल डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया 1876 में, और 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल मतलब मैंने बताया आपको विद्रोह। तो आपको इस विद्रोह में क्या क्या याद रखने हैं, चारों भाइयों के नाम याद रखो, नहीं याद होने हैं तो इन दो के तो पक्का याद रखना, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। और कब ये विद्रोह हुआ था, 1855-56 में। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ था, झारखंड में। और 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, ये इतना पॉइंट याद रखना है बस। अगर भोगनडीह के विषय में पूछ लिया जाए, भोगनडीह सभा किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना है संथाल रिबेलियन से। अगला हमारा विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था, और ये आज के झारखंड वाले क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। झारखंड कहाँ है, मैंने पहले भी आपको दिखाया, फिर से दिखा दे रहे, ये हमारा झारखंड, यहाँ पर जो है मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा, यानी आबा बोले तो पिता, धरती के पिता के रूप में भी लोग बोलते हैं। जो मुंडा समुदाय के लोग हैं वो इनको धरती आबा के रूप में जानते हैं। इन्होंने नारा दिया था, अबुआ राज एते जाना महारानी राज तंदू जाना, यानी कि हमारा राज स्थापित हो और महारानी का राज समाप्त हो। इन आदिवासियों का जो विद्रोह था, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हुआ करता था, और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए। इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित किया गया, और इनके अधिकारों को मान्यता दी गई। आपको मुंडा विद्रोह में क्या याद रखना है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, झारखंड से। कब स्टार्ट हुआ, 1899 से 1900 में इसने स्टार्ट किया, बिरसा मुंडा ने। ये इसको उलगुलन भी बोलते हैं। उलगुलन बोले तो महान क्रांति, महान विद्रोह। उलगुलन बोले तो महान क्रांति या महान विद्रोह। विद्रोह के कारण क्या थे, खूंटकटी व्यवस्था थी। खूंटकटी व्यवस्था, खूंटकटी व्यवस्था क्या होती है, एक्चुअली में इसमें बोलते थे, ये लोग बोलते थे कि जो ये जमीन है जिस पर हम खेती कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की हैं, इसको खेती के लायक हमारे बाप दादाओं ने बनाई है। तो आप कौन होते हैं उस पर टैक्स लेने वाले हैं, आप कौन होते हो हमारे पर टैक्स लेने वाले, उससे हमारा आर्थिक शोषण करने वाले। और साथ ही साथ इनके क्षेत्रों में जा करके
ईसाई मिशनरी जो हुआ करते थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, यानी सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी करते थे। इस वजह से ये विद्रोह हुआ था। अगला हमारा विद्रोह है रंपा रेबेलियन। इसको मन्यन विद्रोह भी बोला जाता है। 1922 से 1924 के बीच में ये चला था। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। आपको याद रखना है रंपा विद्रोह या मन्यन विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश राज्य से। कब स्टार्ट हुआ? 1922 से 1924 में। किसने स्टार्ट किया? अल्लूरी सीतारामा राजू। अल्लूरी सीतारामा राजू ने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया था? देखो एक्चुअली में यहाँ पर 1882 में एक मद्रास वन अधिनियम पास किया गया था। इससे क्या होता था कि जो जंगल होते थे उनका पूरा कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और इनको बेसिक जो जरूरतें हुआ करती थी जंगलों से, जो आदिवासियों की पूरा हुआ करती थी, वो भी नहीं पूरी होने दे रहे थे। और दूसरी चीज क्या थी? पारंपरिक जो खेती हुआ करती थी, पारंपरिक खेती बोले तो झूम कृषि या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपको रंपा रेबेलियन में क्या याद रखना है? रंपा रेबेलियन में आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था और कब से कब हुआ था? 1922 से 1924 में हुआ था। इसको मन्यन विद्रोह भी कहते हैं। इसको किसने स्टार्ट किया था? अल्लूरी सीतारामा राजू ने स्टार्ट किया गया था। बस इतना याद करना। और याद करना, एक पॉइंट और याद कर लो, यहाँ पर जो पारंपरिक खेती होती है आंध्र प्रदेश में उसको पोदू बोलते हैं। ठीक है। अगला हमारा विद्रोह है कोल विद्रोह। ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड मैंने आपको दिखाया है। ये जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहां पर यह आंदोलन हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। मुंडा ओराव हो कोल जनजातियों ने मिल करके एक विद्रोह स्टार्ट किया था। विद्रोह का कारण क्या थे? वही कारण जो मैंने आपको बताए हैं। भूमि हस्तांतरण, यानी कि भूमि जो है आदिवासियों से ट्रांसफर हो रही थी किस पर? अंग्रेजों के पास, और अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे, सांस्कृतिक हस्तक्षेप कर रहे थे, यही सब कारण थे। और आपको याद सिर्फ इतना, कोल विद्रोह बुद्धू भगत ने स्टार्ट किया था और छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। ये 2 पॉइंट याद रखना है। अगला हमारा विद्रोह है भील विद्रोह, जो 1818 से 1819 तक चला था, 1 साल। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये जो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो गुजरात जो क्षेत्र है इसको खानदेश बोलते थे, खानदेश वाले क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। इसको काजी सिंह और भीमा नायक ने नेतृत्व किया था। इसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लीजिए। अगला हमारा विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक चला। इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। ये असम और मेघालय वाले क्षेत्र में हुआ था। क्या ऐसा हुआ था जो ये विद्रोह हुआ था? देखो अंग्रेजों ने बिना परमिशन के खासी जनजाति के क्षेत्रों में बिना उनकी सहमति के सड़क निर्माण का काम चालू कर दिया, और सड़क निर्माण के साथ साथ उन्हीं लोगों को जबरदस्ती काम पर रख रहे थे, उन्हीं लोगों से काम करवा रहे थे और बिना वेतन के। तो इसी वजह से खासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आपको खासी विद्रोह में क्या क्या याद रखना है? खासी विद्रोह में सिर्फ आपको तीरथ सिंह का नाम याद रखना है और असम और मेघालय वाले क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1829 से 33 के बीच में। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कौन सा मूवमेंट था जिसमें खासी जनजातियों को या फिर किसी समुदाय को जबरदस्ती काम पर रख रहे थे सड़क बनाने के लिए, तो भी आप याद रखना खासी विद्रोह था वो। अगला हमारा विद्रोह है ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट 1914 से लेकर 1920 तक चला था। इसमें याद रखना ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, यानी हिंसक आंदोलन नहीं था। ये उरांव समुदाय द्वारा स्टार्ट किया गया था। उरांव समुदाय में सामाजिक कुरीतियां बहुत ज्यादा थी, जैसे पशु बलि, भूत प्रेत या अंधविश्वास जैसी समस्याएं थी। तो उन्हीं को दूर करने के लिए ताना भगत ने ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ये छोटा नागपुर झारखंड से रिलेटेड है, इसी क्षेत्र में हुआ था। और ताना भगत जो पर्सन थे वो गांधी जी के सभी आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते थे। अगला हमारा विद्रोह है टुआर रिबेलियन। टुआर विद्रोह 1766 से 1834 तक चला था। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये देखो पश्चिम बंगाल है, ये अपना झारखंड है, इस क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन से थे? रघुनाथ महतो। अगला हमारा रिवोल्ट है पहाड़िया रिबेलियन, यानी कि 1778 में स्टार्ट हुआ था। ये भी जो है आपका झारखंड के राजमहल की जो पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, संथाल परगना में। इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जगन्नाथ ने। ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखो हल्का सा। अगला हमारा विद्रोह है विजयनगरम विद्रोह। 1794 में स्टार्ट हुआ था। 1794 में ये कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ये रहा अपना आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था।
अगला हमारा विद्रोह है विजयनगरम विद्रोह 1794। ये आज के जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है हमारा, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और इसके नेतृत्व किसने किया था? विजय राम राजू ने। अंग्रेजों ने इनके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था, इसकी वजह से इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया था। अब हम चलते हैं किसान विद्रोह पर। किसान विद्रोह में सबसे पहला हमारा विद्रोह है इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह 1859 से 1860 तक चला था। और ये बंगाल के नादिया जिले से स्टार्ट हुआ था। बंगाल का नादिया जिला आज के जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसी में पड़ता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जबरन खेती कराई जाती थी नील की, जबरन नील की खेती कराई जाती थी। और दूसरा ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा क्या हुआ करती थी? ददनी प्रथा में ये हुआ करता था कि आपको एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते थे खेती करने के लिए, लेकिन बाद में आपको फसल जो है उन्हीं लोगों को बेचना होता था और नील की खेती ही करनी पड़ती थी। इसको ददनी बोलते। ददनी मतलब एक तरह की एडवांस मनी आपको मिल जाती थी और उसमें आपको उसी खेत पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। इससे समस्याएं आ रही थी कि मिट्टी बंजर हो रही थी। क्यों बंजर हो रही थी? क्योंकि नील की जो जड़ें होती हैं खेत में नीचे तक जो है चली जाती हैं। इससे खेत को जोतने में भी दिक्कत आती थी बैलों के द्वारा, और साथ ही मिट्टी भी जो है इनफर्टाइल यानी अनउपजाऊ होती जा रही थी। और साथ ही साथ इनको और एक समस्या का सामना करना पड़ता था। जब ये लोग नील की खेती करते थे तो खाने के लिए फसलों की कमी हो जाती थी। जैसे अनाज में गेहूं चावल और दालें, अनाज में गेहूं चावल और दालों की कमी हो जाती थी। इससे इनको अनाज की जब कमी हो जाती थी तो ये लोग भारी कीमत पर परचेज करना पड़ता था इन फसलों को। इसलिए इसलिए ये लोग इस चीज से नाराज थे और इन्होंने नील विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह जब किया तो परिणाम क्या निकला? एक नील आयोग का गठन किया गया 1860 में। 1860 में नील आयोग का गठन किया गया और दीनबंधु मित्र ने एक किताब लिखी थी नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने एक किताब नील दर्पण लिखी थी, जो कि यह किताब नील विद्रोह को विस्तार से बताती है। आपको याद क्या रखना है? इंडिगो रिवोल्ट पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर और विष्णु विश्वास ने। जबरन खेती कराते थे नील की और ददनी प्रथा थी। एडवांस लोन देते थे लेकिन फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, और मिट्टी बंजर हो रही थी। अगला क्या हुआ था? नील आयोग का गठन किया था 1860 में, और नील दर्पण, इसी आंदोलन को लेकर के नील दर्पण किताब लिखी गई थी जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अगला हमारा रिवोल्ट है पबना रिवोल्ट। पबना विद्रोह ये बंगाल के पबना जिले में हुआ था। ये आज जो बंगाल बोल रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा है बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश में ये पबना रिवोल्ट हुआ था। इसका कारण क्या था? जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदार लोग कानूनी सीमा से ज्यादा लगान वसूल करते थे। जितना सरकार बोल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना बोल रही थी, उससे ज्यादा जमींदार लोग कर की उगाही करते थे। इसकी वजह से किसानों ने ये आंदोलन कर दिया, और जो लोग ये टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे उनकी फसलों को जो है काटने नहीं दे रहे थे, तो को उठा ले जाते थे और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा देते थे। इन्हीं समस्याओं के चलते इन लोगों ने पबना रिवोल्ट खड़ा कर दिया। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व जो किसने किया? ईशान चंद्र रॉय का नाम आपको याद रखना है। ईशान चंद्र रॉय ने इसका नेतृत्व किया। पबना रिवोल्ट में क्या हुआ था? इसका परिणाम क्या निकला था? एक जांच आयोग बनाया गया, और जांच आयोग बनाया गया इसको बंगाल काश्तकारी अधिनियम या बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 भी कहा जाता है। ये बनाया गया और इसमें क्या किया गया कि भू स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित किए गए। भू स्वामित्व के अधिकार जो है सुरक्षित किए गए। बस पबना रिवोल्ट में क्या याद रखना है आपको? पबना रिवोल्ट में याद रखना है ये कहाँ से बांग्लादेश से रिलेटेड है, बंगाल के पबना जिले से रिलेटेड है। 1873 से 76 में स्टार्ट हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? ईशान चंद्र रॉय ने। बस इतना याद रखो, बस यही काफी है। अगला हमारा विद्रोह है दक्कन रेबिलियन। दक्कन विद्रोह 1875 में स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे जिले में और अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में ये स्टार्ट हुआ था। हम देखते हैं मैप में। दक्कन विद्रोह ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो है अहमदनगर और पुणे में ये विद्रोह हुआ था। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था
देखो पहले हम मैप में समझते, ये हमारा क्षेत्र था, यहाँ पर परमानेंट लैंड सेटलमेंट हुआ करती थी, यानी कि परमानेंट बोले तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। इस वाले क्षेत्र में रजतवाड़ी व्यवस्था थी, इसको लेकर आया था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आया था, और यहाँ पर थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आया था? फोर्ट मैकेंजी। मैकेंजी लेकर के आया था। इसमें कारण क्या थे दक्कन रेबिलियन के? रैयतवाड़ी व्यवस्था में अधिक भू राजस्व की मांग की जा रही थी और कपास के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई थी। क्यों कपास के मूल्यों में गिरावट क्यों आई थी? देखो 1861 से 65 तक, जहाँ पर अमेरिका पिक्चर में आ जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो कॉलोनी थी ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी, तो जहाँ पर सिविल वार चल रहा था 1861 से 1865 तक सिविल वार चल रहा था। इसके चलते यहाँ से यानी कि अमेरिका से ब्रिटेन की ओर ये जो है अपना कपास निर्यात नहीं हो पा रहा था, तो इसकी भरपाई कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। इंडिया इसकी यानी कपास की भरपाई कौन कर रहा था ब्रिटेन में? इंडिया कर रहा था। इससे भारतीय किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा था, भारतीय किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा था। लेकिन 1865 के बाद यहाँ सिविल वार खत्म हुआ और फिर जो है कपास का एक्सपोर्ट करना फिर से चालू कर दिया इंग्लैंड को। इससे क्या हुआ कि भारत के कपास की मांग कम हो गई और यहाँ पर मूल्य गिरना चालू हो गया। और तीसरी चीज है साहूकारों का शोषण। साहूकार एक बार जिसको ब्याज दे देते थे, उम्र भर उसके वो खुद और उसके बच्चे उसका कभी कर्ज ही नहीं चुका पाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था लोन ना भी लिया, जबरदस्ती अंगूठा ठप्पा लगवा लिया करते थे। 1867 में सरकार ने भू राजस्व पर 50% वृद्धि कर दी थी। इससे क्या निकला था? इसी वजह से दक्कन रेबिलियन स्टार्ट हो गया था 1875 में। इसका परिणाम क्या था? दक्कन रिवोल्ट कमीशन बनाया गया, दक्कन दंगा आयोग बनाया गया। दंगा से ये मत समझना हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई झड़प हुई थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया गया, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पास किया गया। और फिर हम बात करते हैं, इसमें आपको याद क्या करना है? दक्कन रेबिलियन महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? पुणे और अहमदनगर जिलों में। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। समझ में आ रहा पॉइंट? ये कपास की जो स्टोरी मैंने बताई उसको भी याद रखना है, और ये पॉइंट आपको याद रहे तो याद रख लेना कि 50% के भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी। अगला हमारा विद्रोह है नारकेल बेरिया अपराइजिंग। ये 1831 में हुई थी। इसका नेतृत्व टीटू मीर ने किया था। टीटू मीर को मीर निथार अली या मीर निसार अली भी बोला जाता है। इसको नारकेल बेरिया अपराइजिंग को टीटू मीर का विद्रोह भी बोला जाता है। टीटू मीर विद्रोह से आ जाए तो नारकेल बेरिया अपराइजिंग को ही समझना, ठीक है। नारकेल बेरिया क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पर क्या था कि एक जमींदार हुआ करते थे लोकल, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने मुसलमानों पर दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया था, बियर्ड टैक्स लगा दिया गया था, जिसे दाढ़ी कर कहा जाता था। तो दाढ़ी कर लगा दिया गया था। इसकी वजह से इन लोगों ने टीटू मीर के नेतृत्व में एक मूवमेंट खड़ा कर दिया, जिसे नारकेल बेरिया अपराइजिंग बोलते हैं। अगला विद्रोह है हमारा पागलपंथी विद्रोह, जो 1825 से 1835 में चला था। इसका करम शाह ने एक पागलपंथ नाम का एक पंथ फाउंड किया था। लेकिन उसको पागलपंथ एक्चुअली में इसलिए बोला जाता था कि ये लोग नाचने में, गाने में, इन चीजों में भरोसा रखते थे। हालांकि ये लोग समाज में जो कुरीतियां थी, छुआछूत और जो है गरीबी अमीरी, इन सब चीजों पे ये विश्वास नहीं करते थे। सबको बराबरी और समानता की बात करते थे। इन चीजों को लेकर इन लोगों ने एक पंथ शुरू किया था, करम शाह ने या करीम शाह ने। लेकिन ये लोग क्या करते, नाचने गाने में बहुत मस्त रहते थे, बिंदास रहते थे, तो इसकी वजह से लोग इनको पागल बोलते थे और इनके पंथ को पागल पंथ नाम धर दिया गया। लेकिन बाद में जो इनके बेटे आए थे टीपू शाह ने इस नेतृत्व को संभाला और इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को एक सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पागल पंथ में याद रखना है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने। और पागल पंथ रिबिलियन जो है आगे चल के टीपू शाह ने इसको 1825 में क्या कर दिया, एक हिंसक आंदोलन बना दिया या सशस्त्र विद्रोह बना दिया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। फराजी रिवोल्ट 1818 में स्टार्ट हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में फराजी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ये आज के हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश मैप में अगर आपको ले चलें, ये हमारा बांग्लादेश के इस वाले क्षेत्र में
फराजी रिवोल्ट हुआ था। फराजी फराजी जो वर्ड है फर्ज से निकला है। फराजी वर्ड किससे निकला है? फर्ज से। फर्ज का मतलब होता है वो चीजें जो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी बोले तो बिल्कुल अनिवार्य हैं, उन चीजों पर जोर देना था। यानी इस्लाम में जो चीजें मैंडेटरी हैं, जो चीजें फर्ज हैं, उनका पालन करो। और बंगाली मुसलमानों में जो अंधविश्वास और गैर इस्लामिक जो प्रथाएं थी उनको छोड़ने से था। इसलिए ये हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट किया गया था। बाद में इनके बेटे जो थे मोहसिनुद्दीन अहमद दूदू मियाँ जिनको बोला जाता है, इन्होंने इस मूवमेंट को आगे चलाया था। और फराजी लोग समानता के विचार पर भरोसा करते थे। पहले जो आंदोलन था ये भी हिंसक आंदोलन तो नहीं था, लेकिन बाद में क्या था जो है हिंसक हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो फराजी लोग थे वो लोग मानते थे ये जो भूमि होती है ये अल्लाह की दी गई है, इस पर किसी और का हक नहीं है, अल्लाह ने हमें दिया है, इस पर कोई सरकार या जमींदार टैक्स नहीं लगा सकता, इसलिए हम टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, समानता का संदेश देते हुए लोग बोलते थे ये जो जमीन है अल्लाह की दी गई है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार, हम लोगों का अधिकार है और इस पर कोई जमींदार या सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। इस प्रकार हमारे किसान आंदोलन भी समाप्त होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह में हम आपको पहले पढ़ाएंगे विल्लोर म्यूटिनी, विल्लोर का सिपाही विद्रोह, जो कि 1806 में स्टार्ट हुआ था। 1806 में स्टार्ट हुआ था। विल्लोर कहाँ पड़ता है? ये आज के तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है ये हम देखते हैं। ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्षेत्र था इसी में आपको विल्लोर म्यूटिनी का कारण क्या था? मद्रास के कमांडर इन चीफ जॉन प्रोडॉक ने नए सैन्य नियम लागू कर दिए, जिसके तहत हिंदुओं को माथे पर तिलक लगाना या मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई थी। इससे परेशान होकर के 1806 में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश झंडा उखाड़ के फेंक दिया और टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे उनके बेटों का झंडा लगा दिया। इससे क्या हुआ कि लगभग 100 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 350 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए। और ये विद्रोह के समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जॉर्ज बार्लो हुआ करते थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रांतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को इस म्यूटिनी के बाद वापस बुला लिया गया था इंग्लैंड, लेकिन फिर उन्हें बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना करके भेजा गया था 1828 में। 1828 से 1835 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन बाद में इन्होंने ये मान चलो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा विद्रोह है बैरकपुर सिपाही विद्रोह 1824 का। 1824 का बैरकपुर सिपाही विद्रोह ये जो है आपका पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में। तो उस समय ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी थी 47वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसको कहा गया कि समुद्र के रास्ते से बर्मा जाना होगा, लेकिन इन लोगों ने समुद्र के रास्ते से जाने से इनकार कर दिया और बिंदा तिवारी के नेतृत्व में इन लोगों ने एक जो है विद्रोह खड़ा कर दिया। इसको हम बैरकपुर सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट कौन थे? यहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के सामने बैरकपुर म्यूटिनी हुई थी।